हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो ये ओसीटी पोस्ट के लिए सेल में मेटलर्जी ब्रांच में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस सीरीज़ का 6वां वीडियो है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट अकर इन ए मटेरियल अंडर स्ट्रेस मच बिलो द इलास्टिक लिमिट इज़ नोन एज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है मेटल में जब किसी मेटल में हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जो कि उसके इलास्टिक लिमिट से कम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे क्रीप, फटीग, ब्रिटलनेस या मेलेबिलिटी। तो इसका आंसर मैंने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में दिया था, आप लोगों को बताया था कि टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन जो होता है वो होता है क्रीप। क्रीप को हम टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्रीप में जब हम किसी मेटल पे जब परमानेंट लोड लगा के रखते हैं हम, ठीक है, परमानेंट, जैसे कि मान लीजिए मेटल है, इसमें मैंने परमानेंट लोड लगा दिया, मान लीजिए मैंने इसमें 50 kg लोड परमानेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये लोड जो है वो कांस्टेंट रहेगा और काफ़ी समय के लिए जब आप इसमें लोड लगा के रखोगे ना तो इसमें डिफॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रेस होगा ना, जिस स्ट्रेस पे ये डिफॉर्म होगा वो इसके इलास्टिक जो लिमिट होगा ना उससे कम लोड में ही वो डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रीप, ओके। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था फटीग के बारे में। फटीग मतलब जिसमें रिपीटेटिव लोड अप्लाई करते हैं या साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं फटीग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल। तो इनमें से कौन सा मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे लो स्पेसिफिक हीट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्टिफनेस या हाई थर्मल इंसुलेशन, ठीक है। तो इसमें मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे हाई थर्मल इंसुलेशन, ठीक है। मेटल जनरली मैक्सिमम जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। हीट की कंडक्टिविटी मेटल में अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन बोला तो ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो थर्मल इंसुलेशन का काम करे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टी है ना, लो स्पेसिफिक हीट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्टिफनेस, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड नंबर का, इसमें एक टर्म, एक शब्द दिया गया है नॉट, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें ना तो उसको बड़े ध्यान से हैं और बड़े ठंडे दिमाग से कोई क्वेश्चन को पढ़ें आराम से समझ के, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर करें। क्योंकि क्या होता है, जब हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार वो जो नॉट लिखा होता है वो छूट जाता है, ठीक है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, हम जो आंसर करते हैं ना वो गलत हो जाता है। तो इसलिए पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर में टिक मारना है, ठीक है। जल्दबाजी में क्या क्या होता है ना कि कई बार एक दो क्वेश्चंस या किसी किसी के 4-5 क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन कई बार बहुत भारी भी पड़ जाते हैं, मतलब मेन सिलेक्शन में फिर आप 1-2 मार्क्स से चूक भी सकते हो। तो क्वेश्चंस को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टिंक्ट पैटर्न इन विच एटम अरेंज देमसेल्फ इन ए स्पेस इज कॉल्ड। मतलब जो मेटल जो है ना, जो स्पेस में अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस पैटर्न, स्पेस लैटिस, लैटिस पैटर्न या एटॉमिक पैटर्न। तो यहाँ पे आंसर है स्पेस लैटिस, ठीक है। जो एटम्स जो अरेंज होते हैं ना, है ना, 3 डायमेंशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस, ठीक है। और बाकी देखो इसका आंसर, देखो कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आप गेस करके भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो चारों जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना, चारों ऑप्शन में केवल स्पेस लैटिस शब्द ही आप सुने होंगे। बाकी अगर देखो ना तो स्पेस पैटर्न नाम का कोई शब्द आपको मेटलर्जी में नहीं मिलेगा, लैटिस पैटर्न नाम का कुछ नहीं मिलेगा, एटॉमिक पैटर्न नाम का ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा? स्पेस लैटिस। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें गेस भी करनी होती हैं, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, जब आपका नॉलेज बढ़ता है ना, तो आप कई क्वेश्चंस जो आप बना नहीं पाते हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं से उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और नॉलेज बहुत अच्छा हो। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, मोनेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है। तो मोनेल मेटल जो है किसका अलॉय है? तो यहाँ पे आंसर है आपका निकिल एंड कॉपर, ठीक है। ये निकिल और कॉपर का अलॉय है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बैबिट मेटल इज़ ए। बैबिट मेटल क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे
लेड बेस अलॉय, कॉपर बेस अलॉय, टीन बेस अलॉय या कैडमियम बेस अलॉय। तो यहाँ पे आंसर है टीन बेस अलॉय। ठीक है, जो बेबिट मेटल जो होते हैं वो टीन बेस अलॉय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलिकॉन व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव। जब हम कॉपर में सिलिकॉन ऐड करते हैं तो क्या चीज़ इंप्रूव करते हैं? मशीनेबिलिटी, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो यहाँ पे आंसर है आपका हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तो सिलिकॉन को जब हम कॉपर में मिलाते हैं तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, जनरली स्टील में भी सेम काम करता है। सिलिकॉन को जब हम डालते हैं मेटल में ना तो एक्चुअली में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। हार्डनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता बट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है जब हम स्टील में मिलाते हैं सिलिकॉन को। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मटेरियल यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर इज नोन एज। तो मतलब फर्नेस में जो लाइनिंग करते हैं ना, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिरेमिक, सिलिका, रिफ्रैक्टरी या एब्रेसिव। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी मेटलर्जी जानते हो तो इसका आंसर तो ज़रूर दे सकते हो। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी। ठीक है, तो फर्नेस में क्या होता है? फर्नेस में लगा होता है रिफ्रैक्टरी। ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टरी लगाने का एक सिंपल सा रूल है जो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, कौन से टाइप की रिफ्रैक्टरी लगेगी फर्नेस में, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि फर्नेस में कौन सा स्लैग बनने वाला है, किस नेचर का स्लैग बनने वाला है। अगर फर्नेस में अगर बेसिक स्लैग बनने वाली है तो आपको रिफ्रैक्टरी भी बेसिक नेचर की लगानी पड़ेगी। अगर एसिडिक स्लैग होगी तो आपको एसिडिक रिफ्रैक्टरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसिड और बेस क्या करते हैं? रिएक्शन करता है। तो अगर स्लैग एसिड हुआ और रिफ्रैक्टरी बेसिक हुआ तो दोनों रिएक्शन करेंगे, इससे रिफ्रैक्टरी ख़राब होगा, है ना। तो दोनों एक ही नेचर के होने चाहिए, बेस है तो बेस, एसिड तो एसिड, है ना। तो इससे दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है कि किस टाइप का रिफ्रैक्टरी लगाया जाता है। और रिफ्रैक्टरी आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक होता है, एसिडिक में आपका सिलिका है। ठीक है, सिलिका रिफ्रैक्टरी बहुत वो है, फेमस है। सिलिका है, फायर क्ले है, ये सारी चीज़ें क्या है? एसिडिक रिफ्रैक्टरी में आता है। उसके अलावा बेसिक रिफ्रैक्टरी में आता है आपका मैग्नेसाइट, ये सब आता है। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी होता है। न्यूट्रल मतलब जो एसिड नहीं होता और ना ही बेस होता है। तो एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी है और कार्बन ब्लॉक्स है, ये सब न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर फिक्स्ड टू द सैंक बाई। ये बोला कि सीमेंट कार्बाइड टूल्स जो है सैंक में कैसे फिक्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका आंसर है ब्रेजिंग। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली में ये वाला 7वां 8वां क्वेश्चन छूट गया था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू। तो रेनॉल्ड्स नंबर है वो किसका किसका रेशियो है? ठीक है, एक तो दे दिया यहाँ पे इनर्शिया फोर्स, ठीक है, और किसका रेशियो है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे आंसर है आपका विस्कस फोर्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स का और विस्कस फोर्स का। ठीक है, तो R इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जनरली ये आपको फ्लो के बारे में बताता है, फ्लूइड फ्लो के बारे में। अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो बताता है कि वहाँ पर टर्बुलेंस फ्लो होगा। मतलब जो लिक्विड है ना वो उसमें क्या होगा? टर्बुलेंस होगा उसके फ्लो में। अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर कम है, ठीक है, तो वो बताता है कि वहाँ पे स्मूथ फ्लोइंग होगा। ठीक है, लैमिनर फ्लो होगा उस केस में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस विच अकर्स विथ हीटिंग इन एक्सेस ऑफ हीट यूज्ड फॉर रिकवरी कॉल्ड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रिकवरी प्रोसेस होता है ना उस पर आप जितना हीट देते हो अगर उससे ऊपर आप हीट दोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ठीक है, यहीं पर लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस विच अकर्स विथ हीटिंग इन एक्सेस ऑफ हीट यूज्ड फॉर रिकवरी कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेन ग्रोथ, रिक्रिस्टलाइजेशन, कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि जो एनहलिंग होता है ना उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रिकवरी स्टेज,
है ना। रिकवरी स्टेज होता है जो लो टेम्परेचर में होता है, फिर होता है रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज, फिर उसके बाद होता है ग्रेन ग्रोथ स्टेज। तो रिकवरी के ऊपर जब आप हीट करोगे ना मेटल को तो कौन सा स्टेज आएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स। ठीक है, जब क्या होता है, जब मेटल को आप उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हो। अब देखिए हर एक मेटल का अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। जनरली किसी भी मेटल का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट का 0.3 to 0.5 टाइम्स होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट्स का। ठीक है, या बोल सकते हो कि 30 to 50% ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जब आप मेटल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हो तो क्या होता है, जो पुराने ग्रेन्स जो होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं और उसके बदले क्या बनते हैं, नए ग्रेन्स बनते हैं जो कि कम्प्लीटली स्ट्रेन फ्री होते हैं। स्ट्रेन मतलब नए ग्रेन्स बनेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के संबंध में, ये होता है कि अगर आप किसी मेटल में आप कोई मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हो, जैसे रोलिंग फोर्जिंग वगैरह कर रहे हो, है ना, और तो रोलिंग और फोर्जिंग कर रहे हो मान लीजिए, तो अगर वहाँ पर टेम्परेचर इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हुआ तो आप उसको बोलेंगे हॉट वर्किंग। ठीक है, और उसके नीचे अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कोल्ड वर्किंग। ठीक है, कई बार ऐसा कई जगह पूछा जाता है कि हॉट वर्किंग कब बोलेंगे, तो सिंपल है, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जब हम कुछ वर्किंग करते हैं तो हॉट वर्किंग, या ठीक है हॉट वर्किंग बोलेंगे, उसके नीचे कोल्ड वर्किंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज़ लो इफ़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट इज़ बिलो। ये बोल रहा है कि किसी स्टील को जो हार्डनेबिलिटी है वो किस कार्बन परसेंटेज के नीचे लो होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2%, 1.5%, 1.2% या 0.8%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार और आप लोग समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि किस कार्बन परसेंटेज के नीचे स्टील की हार्डनेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग पहले समझ लो कि हार्डनेबिलिटी क्या होती है। हार्डनेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू बी हार्डेंड बाय फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। मतलब कोई स्टील कितना हार्ड हो सकता है मार्टेनसाइट बना के। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि उसकी हार्डनेस क्या होगी, ये बोल रहे हैं कि उसकी एबिलिटी कितनी होगी हार्ड होने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मार्टेनसाइट है उसको बनाने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई, मार्टेनसाइट बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कार्बन की। ठीक है, याद रखिए अगर कार्बन नहीं होगा स्टील में या कम होगा तो वहाँ पे मार्टेनसाइट नहीं बन सकता है, क्योंकि मार्टेनसाइट कम बनता है जब आप मेटल को कॉन्चिंग करते हो। ठीक है, तो जब आप कॉन्चिंग करते हो ना तो उसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर क्या बनता है, BCT, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कार्बन मस्ट है, कार्बन होना ही चाहिए तभी वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब BCT स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कार्बन नहीं हुआ तो मान के चलिए आपका BCT नहीं बनेगा, मतलब मार्टेनसाइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना उसका हार्डनेस आपका अचीव होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा 0.8%। अभी मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा उसकी हार्डनेबिलिटी भी होगी। तो भाई 0.8% के नीचे अगर कार्बन हुआ तो उस मेटल की हार्डनेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन जितना कम होगा उतना कम मार्टेनसाइट बनेगा और मेटल उतना ही कम हार्ड होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल विच हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। या यहाँ पे मेटल है तो कौन सा यहाँ पे मटेरियल जो दिया गया है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ऑप्शन है यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या टाइटेनियम। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, आंसर है एल्यूमिनियम। इन चारों में से एल्यूमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम का। आयरन का आपका होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का होता है 1085 डिग्री सेल्सियस और टाइटेनियम का होता है 1668 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चारों में सबसे कम आपका एल्यूमिनियम है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझना है कि एग्ज़ाम में पूछे क्या जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है ना। इस क्वेश्चन से हमको क्या आइडिया मिल रहा है कि आपको लगभग सभी मेटल्स के या जो इम्पोर्टेंट मेटल्स है ना उसके मेल्टिंग पॉइंट याद रखना ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सभी इंपॉर्टेंट मेटल की, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आइडिया दे रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कपोला इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, कपोला क्या चीज़ बनाने का काम आता है? ऑप्शन है आपका पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। तो इसका आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दे रखा है। ठीक है, शायद 2 बार दिया है इसका आंसर, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो मुझे कि इस 13वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्री कार्बन इन आयरन मेक्स दी मेटल। अगर मेटल में फ्री कार्बन होगा तो क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पे सॉफ्ट एंड गिव कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है सॉफ्ट एंड गिव्स फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है हार्ड एंड गिव्स कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और ऑप्शन डी है हार्ड एंड गिव्स फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सॉफ्ट एंड कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉफ्ट होगा। देखो सॉफ्ट क्यों होगा, आपने एक चीज़ यहाँ पे डाउट आपको आ सकता है कि आपने हमेशा अभी तक सुना होगा कि जब हम स्टील में कार्बन ऐड करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका हार्डनेस बढ़ता है। ठीक है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, वो तो बात सही है, जैसे जैसे आप कार्बन मिलाओगे ना स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो बढ़ता है। लेकिन तब तक बढ़ता है जब वो कार्बन जो है ना आयरन के साथ क्या बना के रखता है, कंपाउंड बना के रखता है, Fe3C। ठीक है, मतलब सीमेंटाइट कंपाउंड बना के रखता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर कार्बन मिलाओगे ना तो कार्बन क्या होता है, यहाँ पे कार्बाइड ना बना के क्या बना लेता है, अपना वो फ्री फॉर्म में चला जाता है। मतलब वो किसी से कंपाउंड नहीं बनाता, कार्बन अपने फ्री फॉर्म में रहता है। तो अगर कार्बन फ्री फॉर्म में रहा ना तो वो जो है उसके स्ट्रेंथ और हार्डनेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेटल के। ठीक है, तो मेटल इससे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा अगर कार्बन फ्री फॉर्म में है तो। ठीक है, और ग्रेन जो है क्या होगा, वो कोर्स होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हार्डेस्ट कटिंग टूल ऑफ द फॉलोइंग इज। इसमें से सबसे हार्डेस्ट कटिंग टूल्स कौन सा है? सीमेंटेड कार्बाइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, हाई स्पीड स्टील या सेरेमिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो चारों ऑप्शन है ना, चारों कटिंग टूल्स है। ठीक है, चारों आप कटिंग टूल्स है और चारों का हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बोल रहा है कि सबसे हार्ड कौन है, इनमें से सबसे हार्ड कौन है? तो इनमें से सबसे हार्ड है आपका क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जो है इनमें से सबसे हार्ड होता है। ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट कटिंग टूल होगा। इसके साथ एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये कि जो सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है ना इस दुनिया में, वो होता है आपका डायमंड। आप कहीं सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। ठीक है, डायमंड को भी कटिंग टूल के रूप में यूज़ करते हैं, बट जनरली डायमंड से हम किसी स्टील को नहीं काटते हैं, उसके लिए कांच वगैरह को काटा जाता है डायमंड से। ठीक है, स्टील को काटने के लिए यही सब चारों में से कोई टूल यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टील को काट रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हो बहुत सारा टूल स्टील है, तो डिपेंड करता है कि स्टील का कितना हार्डनेस है। स्टील है ना, जो कटिंग टूल होना चाहिए उसका हार्डनेस ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो किसी और को काट पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, GI पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस। तो GI पाइप हो किस प्रोसेस से बनता है, कास्टिंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग या फिर रोलिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका एक्सट्रूजन। ठीक है, देखिए एक्सट्रूजन से जनरली क्या बनते हैं, ट्यूब्स वगैरह बनते हैं। ट्यूब, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रूजन से ट्यूब बनते हैं। इसके अलावा जो पाइप है वो जो है एक्सट्रूजन से बनता है। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ट्यूब या पाइप किससे बनता है, तो आप बोल सकते हो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, कास्टिंग से आपका बहुत सारे कास्ट प्रोडक्ट बनते हैं। कास्टिंग से जनरली जो कॉम्प्लेक्स शेप के जो पार्ट्स होते हैं, जिसको आप रोलिंग, फोर्जिंग है ना या दूसरे मेथड से नहीं बना सकते, तो आप बनाते हो उसको कास्टिंग से। ठीक है, या कुछ ब्रिटल मेटल होते हैं जैसे कास्ट आयरन, उसका हम रोलिंग फोर्जिंग नहीं कर सकते, तो हम उसको सीधा क्या करते हैं, उसको उसके जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम सीधा कास्टिंग से ही बनाते हैं। ठीक है, कास्टिंग प्रोडक्ट जो होती है ना जनरली वो थोड़ा ब्रिटल होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, क्वालिटी थोड़ी लो होती है। ठीक है, जो कास्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू रोलिंग एंड फोर्जिंग। ठीक है, फोर्जिंग से भी कई सारे हम पार्ट्स बनाते हैं, जनरली ऐसे पार्ट्स बनाते हैं जो कि एकदम सिमेट्रिकल ना हो। ठीक है, जैसे है ना, सिमेट्रिकल मतलब जैसे आपका मान लीजिए TMT रॉड है, तो TMT रॉड पूरा सिमेट्रिकल होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक सेम शेप का होता है। ठीक है,
है ना। तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो तो हम रोलिंग से बना लेते हैं, रोल करके। लेकिन अगर इस टाइप का शेप का नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मुझे स्पैनर बनाना है, ठीक है। स्पैनर कैसे रहता है, इस टाइप का रहता है आपका स्पैनर, है ना। ये आपको बनाना है, तो ये तो आपका रोलिंग से बन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का आपका डायमेंशन जो है अलग अलग है। तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट होते हैं ना, फोर्जिंग से बनते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो फोर्जिंग से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।